अभी उनके जन्मदिन पर एक बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का चित्र था, जिसका काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा था कि एक आपके ही पार्टी के कार्यकर्ता थे जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का एक चित्र या फोटो लेके गए थे उनको देने, और वो चित्र उनके पैर के पास था, लेकिन लालू यादव जी ने वो चित्र ग्रहण नहीं किया। या फिर आपको क्या लगता है कि अगला जो इलेक्शन आएगा उसमें एक लालू यादव जी का बीच में एक छवि हो गया था कि जंगल राज का उन्होंने बिहार में आवागमन किया, और अभी वहाँ पे जो वहाँ के लोगों का है, मैंने अभी 10 दिन पहले वहाँ विजिट किया था, वहाँ लोगों का ये कहना है कि तेजस्वी यादव जी सरकार में थे तब भी और सरकार के बाहर थे तब भी, मतलब अभी जैसे सरकार में नहीं है, वो ना तो राघोपुर के जनता को याद करते हैं ना वहाँ पे डेवलपमेंट पे ध्यान देते हैं। आज का अभी का जो सरकार है ये भ्रष्ट सरकार है। ना आपका कोई थाना बिना पैसा का काम करेगा, ना ब्लॉक करेगा, ना अंचल करेगा, नीचे से लेकर के ऊपर तक भ्रष्टाचार है। तो अब जो है ना ये सरकार की अब जनता विदाई की अब तैयारी कर ली है और 2020 में नीतीश कुमार फिनिश होंगे और डबल इंजन सरकार की विदाई। सरकार किसी का भी हो, लेकिन लोगों को तो बस रोजगार चाहिए ना। सरकार बीजेपी हो, आरजेडी हो, जदयू हो या कोई तीसरा दल हो, दल से तो है नहीं लोगों का पेट पलता है, उनके जो भी रोजगार है उस। इसका मतलब आप सीधे सीधी भाजपा माइंडेड हैं, आपको समझ में नहीं आता है। नहीं, आप नहीं, अपना फंड क्या होता है? जैसे हम तो एक किसान मजदूर का, आप पहले बात को सुनिए। तो आज हम आपको अपने इस एपिसोड में मिलवाने वाले हैं गरखा विधानसभा से जो विधायक है सुरेंद्र राम जी। तो सुरेंद्र राम जी, तो कहना ये था कि आज यहाँ के जो भी विभिन्न मुद्दे हैं उस पर बात करेंगे, और आने वाले जो इलेक्शन है उसको लेके क्या तैयारी चल रहा है इनसे पूछेंगे। हम अपने एपिसोड के माध्यम से और विभिन्न सारे मुद्दों पे अंकित करेंगे और इनसे पूछेंगे। तो कैसा रहा आपका राजनीति सफर? और राजनीतिक सफर जो है तो ये बहुत ही अच्छा रहा, चूंकि हम लोग बाबा साहब के विचार और लालू जी के विचारों को से हम लोग प्रभावित होकर के राजनीति में पढ़ाई लिखाई के बाद हम लोग आए हैं। तो हम लोग आज समाज में जो स्थितियां हैं, परिस्थितियां हैं, आज भी सामंती लोग नहीं चाहते हैं कि बाबा साहब के लिखे हुए संविधान को सरजमी पर ये उतर करके गरीबों के लिए, दलितों के लिए, महिलाओं के लिए, अति पिछड़े वर्ग के लिए काम करे। तो लेकिन इसमें हम लोग यही कहेंगे कि बाबा साहब की संविधान जो है उसको आदरणीय सम्मानीय गरीबों के मसीहा, दलितों के मसीहा, बेरोजगारों के हमदर्द, बेजुबानों के जुबान आदरणीय हम लोगों के लालू जी सरजमी पर उतारने का काम किए। तो इसी से हम लोग प्रभावित होकर के हम लोग आदरणीय लालू जी के मिशन में, समाजवादी मिशन में और अम्बेडकरवादी मिशन में हम लोग लालू जी के विचारों से ओत-पोत होकर के हम लोग काम कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले लालू जी का बर्थडे था, उनका जन्मदिन था, तो आप गए थे उस जन्मदिन में? हम गए हुए थे जन्मदिन में उनसे मिलने के लिए, लेकिन हम शाम के समय में गए थे उनसे मिलने के लिए। और आपने अभी एक बताया कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के बारे में, तो आरजेडी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के सोच को कहाँ तक लेके जाते हैं? देखिए, आरजेडी पूर्ण रूप से बाबा साहब के सोच के मुताबिक ही सरजमी पर उतारने का काम किए आदरणीय लालू जी। क्योंकि इस देश में बाबा साहब के विचारों को कोई सरजमी पर उतारने वाला कोई महापुरुष है तो वो सबसे बड़ा महापुरुष हम लोग आदरणीय लालू जी को मानते हैं। चूंकि लालू जी ने ही बाबा साहब ने बोले थे कि शिक्षित बनो, संगठित बनो और संघर्ष करो, लेकिन लालू जी उसी चीज को ये बोले कि घोंघा चुनने वाले, सुअर चराने वालों, बकरी चराने वालों पढ़ना लिखना सीखो। तो उन्होंने भी, आदरणीय लालू जी ने भी जो वंचित समाज वर्ग के लोग हैं, जो शिक्षा से दूर थे,
उनको सामाजिक मूलधारा में जोड़ने के लिए उनका ये नारा था। जब आप देख रहे होंगे कि जब इस राज्य में दलितों को बोलने का अधिकार नहीं था, अपने अधिकारों के लिए लड़ने का अधिकार नहीं था, तो आदरणीय लालू जी ने गरीबों को, दलितों को, पिछड़ों को बोलने का अधिकार दिया, अपने अधिकारों के लिए लड़ने का अधिकार दिया। तो ये सारे चीज स्पष्ट होता है कि आदरणीय लालू जी ही पूर्ण रूप से अंबेडकर साहब के विचारों पर उतरने का काम किए और उनके विचारों पर चल करके आज जो आप देख रहे हैं बिहार में परिवर्तन, तो आदरणीय लालू जी का देन है, जो कि एक अति पिछड़े समाज वर्ग के जो 20 साल से माने कि नीतीश कुमार जी आज बिहार के मुख्यमंत्री हैं, तो वो लालू जी के मिशन की लड़ाई के वजह से ये नीतीश कुमार जी भी बिहार के मुख्यमंत्री हैं। वरना कोई पूछता था जी अति पिछड़ा और दलित को कोई पूछता नहीं था। खेत में काम कराने के बाद जब मजदूरी मांगने आप जाते थे तो बांध करके पिटाई होता था। हाँ, ये सामंती लोग पीटते थे। कुआं से पानी भरने देता था जी, कि लालू जी जब आए तो सबके लिए लड़ाई लड़ने का काम किए, और लड़ाई का नतीजा है कि आज जो हम लोग स्वतंत्र महसूस कर रहे हैं, तो आदरणीय लालू जी के लड़ाई के वजह से, उनके मिशन के वजह से, जो बाबा साहब का जो मिशन था, उस मिशन को सरजमी पर उतारने का कोई काम किए महापुरुष, वो हम महापुरुष का नाम है आदरणीय लालू जी। तो अभी जैसे कि आपने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की बातों को रखा, लालू जी की बातों को रखा, तो आपके नज़र में लालू जी बड़े हैं या बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर बड़े हैं? देखिए, हम लोग तो लालू जी और लालू जी बाबा साहब के मिशन पर काम कर रहे हैं, उनके विचारों पर काम कर रहे हैं, और दोनों सामाजिक मूल्यों पर का नेता है। तो हमारे हिसाब से लालू जी और बाबा साहब दोनों ही हम लोगों के लिए बड़े हैं। अभी उनके जन्मदिन पर एक बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का चित्र था, जिसका काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा था कि एक आपके ही पार्टी के कार्यकर्ता थे, जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का एक चित्र या फ़ोटो लेके गए थे उनको देने, और वो चित्र उनके पैर के पास था, लेकिन लालू यादव जी ने वो चित्र ग्रहण नहीं किया या फिर लिया नहीं। तो जब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के बोले हुए वचनों पे चलते हैं, जब वो बताते हैं कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पीता है वो दहाड़ता है। जाति कोई भी हो, धर्म कोई भी हो, समाज कोई भी हो, लेकिन अगर उसके अंदर शिक्षा है तो वो दहाड़ेगा। दहाड़ेगा मतलब उसको अपने मूलभूत कर्तव्यों का पालन करने का ताकत मिलेगा। तो फिर लालू जी का इन रवैयों को आप क्या कहना चाहेंगे? आप लालू जी के एक मजबूत सिपाही है, तो ये इन रवैयों को आप अपने तरीके से रखना चाहेंगे? क्या ये एक बस कह सकते हैं गलती था, या फिर ये जानबूझ के किया गया बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के साथ? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि लालू जी का उम्र भी ज्यादा हो गया और बीमारी से भी, कई बीमारियों से ग्रस्त है। आए वो उस चीज को उधर ध्यान नहीं दिए होंगे, और किसी कर्जकर्ता को इस चीज को भी उनको ध्यान नहीं होगा। ये मानवीय भूल हो सकता है, ये मानवीय भूल है। वो ना बाबा साहब को लालू जी भी भगवान मानते हैं। लालू जी बाबा साहब को भगवान मानते हैं, तभी विपरीत परिस्थिति में आप देख रहे होंगे कि उनको बाबा साहब के मिशन पर चलने के वजह से, गरीबों को मदद करने के वजह से, समाज में जो समाज को बनाने के वजह से, सबको बराबरी का अधिकार दिलवाने की वजह से उनको जेल भेजा गया। एक ही मामला में एक ही मामला में कोई किसी को बरी कर दिया जाता है, और एक ही मामला में वो जेल चले जाते हैं। तो ये इससे बात को दर्शाता है कि कहीं ना कहीं सामंती लोग उनको फंसाने का काम किए, और आज भी उनको सामंती लोग जो है वो चाहते नहीं है कि वो सामाजिक लड़ाई को लड़े, गरीबों की लड़ाई को लड़े, और गरीबों के लड़ाई जो विपरीत परिस्थिति में
विपरीत परिस्थिति में आज भी समाज के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। वो नहीं, वो अपने वो मुख्यमंत्री के फेरा में नहीं है, हमारे पार्टी के लोग मुख्यमंत्री बने इसका फेरा में नहीं है, लेकिन उस मूल्य पर नहीं जहां जाकर के गरीबों को परेशानी हो, गरीबों को बराबरी का अधिकार नहीं मिले। बनेगा हमारे यानी कि दल के में बहुत सारी बात है जो हम आपको बता रहे हैं कि हमारे आदरणीय तेजस्वी बाबू देख रहे थे ना 20 साल में क्या स्थिति बना हुआ था। नहीं, स्थिति से अगर बात करें तो लोग ऐसा बोलते हैं कि जो आरजेडी का 15 साल था वो पूरी तरह से जंगल राज था। जनता की राज को जंगल राज कहना यही तो सामंती लोगों की चालाकी है। जिस राज में ब्लॉक में जाने पर जाति, आवासीय और किसी भी तरह का काम जनता का हो जाए वो जनता राज कहा जाए कि जंगल राज। जंगल राज तो अभी है। जैसे पिछले गठबंधन में आप श्रम संसाधन मंत्री थे। हाँ। जब बीजेपी से उनका गठबंधन था, आरजेडी का, बीजेपी और आरजेडी का गठबंधन था। बीजेपी आरजेडी का क्या गठबंधन था? जेडीयू और आरजेडी का गठबंधन था। तो उस गठबंधन में आप श्रम संसाधन मंत्री थे। तो क्या आपको ग्राउंड जीरो पे आप जब मंत्री थे तो आपको नहीं लगा कि ये जो 15 साल का हमारा है वो उसमें कुछ बदलाव हुआ? जो भी जिन मुद्दों पे अभी आप बता रहे हैं कि ग्राउंड जीरो पे आप देखे, ब्लॉक में जाके देखे तो वहाँ मतलब फर्जरी था, धांधली था, लोगों से पैसा लिया जाता था, सामंतवादी लोगों का एक तरह से दबदबा था। तो आपको क्या लगता है कि वो दबदबा और वो जो फर्जरी है और वो जो है आज ग्राउंड जीरो पे नहीं है? जब आरजेडी सरकार में रहती है तो वो चीज नहीं बंद हो जाता है? देखिए, हम लोगों ने, हमारी जो सरकार थी और आदरणीय तेजस्वी बाबू जब बिहार के उप मुख्यमंत्री थे, पूरा प्रयास किया गया और पूरा प्रयास हम लोग लगभग कामयाब भी हो गए थे। कामयाब भी हो गए थे कि धरातल पर जनता को अब अवसर सुनना शुरू कर दिया था। इसके वजह से ये मुख्यमंत्री जो है नीतीश बाबू तिलमिला रहे थे कि अब तो इस राज्य में आदरणीय तेजस्वी बाबू के जो विजन था, जो मिशन था, उस मिशन के वजह से सीधे डायरेक्ट जनता को लाभ मिल रहा था। नहीं, तेजस्वी जी का एक यूएसपी था जो काफी अच्छा लगा, जो युवाओं में काफी फेमस है। दवाई, सिंचाई, पढ़ाई, रोजगार, हाँ। ये जो भी मुद्दा है उनका युवाओं के लिए काफी अच्छा है। लेकिन कहने का मतलब कि मुद्दा को बस मैनिफेस्टो में लाना और उसको ग्राउंड जीरो पे ना लेके आना। आप एज ए विधानसभा का आप मेंबर है, आपको क्या लगता है ये आप ग्राउंड जीरो से अगर अपने क्षेत्र में देखते हैं, सरकार किसी का भी हो लेकिन लोगों को तो बस रोजगार चाहिए ना। सरकार बीजेपी हो, आरजेडी हो, जदयू हो या कोई तीसरा दल हो, दल से तो है नहीं, लोगों का पेट पलता है उनके, जो भी रोजगार है उससे, पढ़ाई है उससे, जो पढ़ाई उनको आने वाले जिंदगी में एक अच्छा रोजगार देगा। तो आज ग्राउंड जीरो पे आपको, एक बिहार विधानसभा के आप मेंबर है, आप अपने क्षेत्र से ग्राउंड जीरो पे देखते हैं तो क्या लगता है? दलगत बातें छोड़ के, कि जो भी दल है उनका अपना एक मैनिफेस्टो होता है। जैसे मैंने आपको अभी बताया कि आरजेडी के मुखिया अगर समझिए तो अभी तेजस्वी यादव है, उनका एक अपना रहा है कि दवाई, सिंचाई, रोजगार, जो भी है पढ़ाई, उस पर ध्यान दिया जाए। तो इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, आदरणीय तेजस्वी बाबू की जो सोच था, तो उस सोच उन्होंने कहा था कि हमारी सरकार बनेगी तो 10 लाख युवाओं को हम लोग सरकारी नौकरी देने का काम किए। उस पर खरा उतरने का हम लोगों ने काम किए। तेजस्वी बाबू तो इस बात को भी बोलते हैं कि खटारा गाड़ी से भी हमने काम कराने का काम किए। तो जो स्थिति परिस्थिति था कि नौकरी तो था ही नहीं 2020 से पहले, और जो ये घोषणा किए तो यही ना बोले कि नौकरी के लिए पैसा कहाँ से लाओगे? बजट में प्रावधान नहीं था, उतना पैसा नहीं था पैसा कि नहीं, लोगों को नौकरी दे के उनका पैसा दे पाए। नौकरी कहाँ से लाओगे? तो आदरणीय तेजस्वी बाबू के अच्छे मैनेजमेंट से उन्होंने दिखा दिया, और जिस गांधी मैदान को प्रोटेस्ट के लिए, विरोध के लिए, सरकार के विरोध के लिए उसका उपयोग लोग करते थे, रैलियां के लिए उपयोग करते थे, उसी गांधी मैदान में
लोगों को बुला करके नौकरी देने का काम किए आदरणीय तेजस्वी बाबू। और उतना ही नहीं, हम लोग उस वक्त श्रम संसाधन विभाग के मंत्री थे और कैमूर जिला के प्रभारी मंत्री थे, और हर एक जिला के जो खेल मैदान थे, उस खेल मैदान में भी कैंप लगा करके लोगों को नौकरी का जो नियुक्ति प्रमाण पत्र होते हैं वहां दिया गया। उनके समय दवाई की जो बात हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी बाबू करते हैं, तो उस वक्त पीएमसीएच में जब हम लोग जाते थे, तो कोई मरीज लेकर जाता था, तो वहां जो है एकदम डॉक्टर, दवाई, सब चीज उपलब्ध होता था। और वहां के जो है जो डॉक्टरों लोगों का जो इलाज था, उस इलाज से सब लोग संतुष्ट होकर के आते थे। तो आज के जाके स्थिति में देखिएगा, तो आपको कोई डॉक्टर नहीं मिलेगा, दवाई नहीं मिलेगा, इलाज प्रॉपर नहीं होगा। और उन्होंने कई ऐसे डॉक्टरों का जो लापरवाह थे, सरकारी डॉक्टर थे लेकिन हॉस्पिटल में इलाज नहीं करने जाते थे, उनको उन्होंने बर्खास्त करने का काम किए। तो इतना माने कि हर तरह से प्रशासनिक हो या हर तरह से दृष्टि से बिहार जो है अच्छे तरीका से तरक्की कर रहा था, शांति व्यवस्था था, कोई अपराध नहीं था। तो इस हिसाब से वो 17 महीना जो है बिहार की दृष्टि से वो अच्छे दिन था। तो आपका कहना है कि तेजस्वी यादव जी जब सरकार में थे तो अपराध नहीं था, जो डॉक्टर है उनका मतलब जो व्यवस्था था वो काफ़ी अच्छा था, डॉक्टर हो या फिर जहाँ भी आप हॉस्पिटल में इलाज कराने जाइए उसका व्यवस्था जो था वो काफ़ी अच्छा था। मेरा ये कहना है कि तेजस्वी यादव जी राघोपुर से बिहार विधानसभा के मेंबर रहे हैं, और अभी वहाँ पे जो वहाँ के लोगों का है, मैंने अभी 10 दिन पहले वहाँ विजिट किया था, वहाँ लोगों का ये कहना है कि तेजस्वी यादव जी सरकार में थे तब भी और सरकार के बाहर थे तब भी, मतलब अभी जैसे सरकार में नहीं है, वो ना तो राघोपुर के जनता को याद करते हैं ना वहाँ पे डेवलपमेंट पे ध्यान देते हैं। ये 10 दिन पहले की बात है। वो जो लोग बोल रहे होंगे वो दूसरे विचारधारा के लोग होंगे। माने कि जब हम श्रम संसाधन मंत्री थे, तो गरखा में एक आईटीआई के साथ साथ राघोपुर में भी एक आईटीआई हम लोगों ने देने का काम किए। सभी डिपार्टमेंट के से योजना वहां गया, आपका पीडब्ल्यूडी हो, आरडब्ल्यूडी हो, और अन्य विभागों से, स्वास्थ्य विभाग से भी, सभी विभागों से वहां बेहतर कार्य हुए हैं। यहाँ तक कि जो वर्क नालंदा में मुख्यमंत्री के क्षेत्र में माने कि नहीं हुआ उतना कम समय में, उससे ज्यादा कहीं काम आदरणीय तेजस्वी बाबू के क्षेत्र में वर्क हुए हैं, डेवलपमेंट हुए हैं। तो जो लोग इस तरह का बात बोल रहे होंगे वो दूसरे विचारधारा के लोग होंगे। तो जो जब दूसरे विचारधारा के लोग होते हैं तो वो बदनाम करने का काम करते हैं आदरणीय तेजस्वी बाबू, अपना क्षेत्र हो या फिर अन्य क्षेत्र हो। वो बेहतर काम करना जानते हैं, और वो अच्छे मैनेजमेंट से काम करते हैं और अच्छे तरीका से काम करते हैं। आपको क्या लगता है कि अगला जो इलेक्शन आएगा उसमें एक लालू यादव जी का बीच में एक छवि हो गया था कि जंगल राज का उन्होंने बिहार में आवागमन किया, मतलब कि पूरे बिहार को जंगल राज बना दिया, जितने सारे संसाधन थे उसको खत्म कर दिया, बिहार को झारखंड से अलग करके बिहार के जितना खनिज संपदा था उसको बाहर कर दिया, बिहार में जितना आय का सोर्स था उसको रोक दिया। तो उनपे आरोप लगता रहा कि काफी सारा चारा घोटाला हो, चाहे उसके अलावा भी। तो क्या बिहार में इस बार जो इस सरकार जो आएगा अभी अगले बार, तो क्या तेजस्वी जी उस जंगल राज के मुखौटा को अलग हटके युवाओं के अंदर एक अपना दंश भर पाएंगे, या फिर वो युवाओं में जोश भर के इस बार फिर से सरकार बनाने के राह पे आएंगे? सबसे पहले तो मैं आपकी बात को कटिंग कर रहा हूँ कि लालू जी का जो राज था वो जंगल राज नहीं, जनता की राज था। वो उस राज में आप ब्लॉक में जाते थे, थाना में जाते थे, आपका लोग सुनता था, अफसर सुनते थे। आज का अभी का जो सरकार है ये भ्रष्ट सरकार है।
ना आपका कोई थाना बिना पैसा का काम करेगा, ना ब्लॉक करेगा, ना अंचल करेगा। नीचे से लेकर के ऊपर तक भ्रष्टाचार है। तो सबसे पहले इस भ्रष्टाचारी सरकार से जनता ऊब चुकी है और लोग चाहते हैं कि आने वाला समय में जिस विजन से, जिस मिशन से आदरणीय तेजस्वी बाबू जो काम करते हैं और जो बोलते हैं उस पर खरा उतरने का काम करते हैं, तो सब लोग इस बात को चाह रहे हैं कि आने वाला समय महागठबंधन की सरकार हो और महागठबंधन के सरकार में जो हमारे युवाओं को समझने वाला, जो हमारे किसानों को समझने वाले, हमारे मजदूरों को समझने वाले, दलित भाइयों को समझने वाले आदरणीय तेजस्वी बाबू को इस सरकार में, इस सरकार का मुख्यमंत्री बने, तभी बिहार का बदलाव होगा। बिहार में 20 सालों में बिहार की ये सरकार, डबल इंजन की सरकार, नीतीश जी की सरकार कुछ किया है क्या? आज भी आप देखिएगा बिहार से बेरोजगारी की वजह से लोग पलायन कर रहे हैं। ट्रेन भर भर के, ट्रेन में जगह नहीं मिलता है, ट्रेन भर भर के लोग बाहर जा रहे हैं। जैसे एक कहना है, काफी लोग हैं जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं, उनका कहना है कि अगर पलायन आपको पैसा कमाने के लिए होता है तो वो अच्छा होता है, लेकिन पलायन अगर अपने पेट भरने के लिए होता है, अपने प्रदेश में मजबूरी बस कोई रोजगार ना मिले उसके लिए करते हैं, तो वो समाज के लिए खतरा का घंटी है। और बिहार जैसे राज्य में जहाँ पे 15 करोड़ जनसंख्या है, लेकिन आप 15 करोड़ जनसंख्या में हर समय देखें तो 3-4 करोड़ जनसंख्या पलायन करके रोटी रोजगार के लिए बाहर रहते हैं। ऐसे में सरकार कोई भी आता है, वो बीजेपी हो, वो आरजेडी हो, वो जदयू हो या कोई और अन्य दल हो, कभी ऐसा क्यों नहीं करते कि बिहार के अंदर कुछ मतलब ऐसा फैक्ट्री लाए, कुछ ऐसा आईटी हब लाए जिससे बिहार के लोगों को पलायन नहीं करना पड़े रोटी रोजगार के लिए। हाँ, आप पैसा कमाने के लिए देश जाइए, विदेश जाइए, वो एक अलग चीज होता है, लेकिन पलायन अपने पेट भरने के लिए कहीं और ना जाना पड़े। तो ये काम किसका होता है? सरकार का काम होता बिल्कुल, है। बिल्कुल। तो आप इस बात को बताइए कि जो देश के जो प्रधानमंत्री हैं, जब इस देश के प्रधानमंत्री गुजरात में कितना इन्वेस्ट कराएं, आज जहां जहां उनकी, आपका उत्तर प्रदेश में कितना इन्वेस्ट कराएं, उसके आधार पर बिहार को देखिएगा तो बिहार को ठगने का काम ये देश के प्रधानमंत्री किए। कभी ये बिहार के मुख्यमंत्री जी इस बात को रखें कि भाई बिहार बिहार के लोग सबसे ज्यादा बेरोजगार हैं, सबसे ज्यादा यहाँ पलायन करते हैं, क्यों नहीं यहाँ उद्योग धंधा आप केंद्र सरकार से दबाव बना करके आप लगवाते हैं। तो 20 सालों में बिहार की ये सरकार जो है ना, डबल इंजन की सरकार, दुर्दशा कर दी है, दुर्दशा कर दी है। कहीं फैक्ट्री नहीं लगा, कहीं इन्वेस्ट नहीं हुआ, कहीं युवाओं के लिए, कहीं किसानों के लिए, कहीं मजदूरों के लिए ये सरकार काम नहीं की। तो अब जो है ना, ये सरकार की अब जनता विदाई की अब तैयारी कर ली है और 2020 में नीतीश कुमार फिनिश होंगे और डबल इंजन सरकार की विदाई होगी। तो आपका कहना है कि आने वाले इलेक्शन में आरजेडी जो है वो किसी दल से मतलब गठबंधन में सरकार नहीं बनाएगी, खुद के दम पे सरकार बना पाएगी? ऐसा कहाँ हम बोले? नहीं, अभी 2 दिन पहले तेजस्वी यादव जी का न्यूज़पेपर में मैंने देखा कि उनको 150 सीट चाहिए। तो 150 सीट चाहिए तो पब्लिक के मैंडेट पे डिपेंड करता है कि पब्लिक कितना वोट देगा और कितना सीट आप ला पाएंगे, क्योंकि यही सरकार है जो 2 साल पहले गठबंधन में थी। अभी वही सरकार है जो, मतलब मैं जदयू, आरजेडी या बीजेपी किसी का खंडन नहीं कर रहा हूँ, सबका अपना अपना मैनिफेस्टो है, सबका अपना अपना तरीका है डेवलपमेंट लाने का या किसी भी चीज को। मैं इंडिविजुअल हर युवाओं की तरफ से ये बोलना चाह रहा हूँ कि कब तक युवाओं इस चीज में चलते रहेंगे कि देखिए, पार्टी विशेष काम बात होगा। 2 धारा में देश बटा हुआ है। एक धारा है एनडीए जो संविधान को खत्म करना चाहती है, इस देश से आरक्षण को खत्म करना चाहती है, इस देश की संपत्तियों को चंद पूंजीपतियों के हाथ में बेच दिया। देखेंगे कि जो भी भारत सरकार की जो संपत्ति है और बिहार सरकार की जो संपत्ति है, निजी हाथों से बिक चुका है
और एक धारा है जो महागठबंधन की धारा है, वो संविधान को बचाना चाहती है। देश में जो आरक्षण है उस आरक्षण को बरकरार रखना चाहती है। और जो हमारी बहुत पुरानी जो मांग थी कि जिसकी जितनी संख्या भारी मिले उसको उतना हिस्सेदारी, इस मिशन पर भी हमारी दल काम करती है। और आपको ये बता दे कि और हम लोग ये चाहते हैं कि ये धारा जो देश की संपत्तियां चंद पूंजीपतियों के हाथ में जो बिक रहा है वो नहीं बिके। तो हमारी यदि सरकार ये आएगी तो जो निजीवाद का जो ये सरकार बढ़ावा दे रही है, निजीवाद को बढ़ावा से हम लोग रोकेंगे। और जितना जो निजी क्षेत्र में है, हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी बाबू इस बात को बोलते हैं कि निजी क्षेत्र में भी हम आरक्षण ले करके रहेंगे। और बिहार में जो निजी कंपनियां काम करेगी वो जो है आरक्षण नीति जो सरकार की है उस आरक्षण नीति का अनुपालन उसको करना पड़ेगा। तो आरक्षण नीति को ही लाने के लिए अभी जैसे केंद्र सरकार ने जातिगत जनना, और पहले केंद्र की सरकार तो पहले ये उसकी मंशा स्पष्ट होता है कि ये चुनाव को देख करके तमाम तरह की ये घोषणाएं कर रही है। जब सबसे पहले तो बिहार सरकार के द्वारा जो हमारी महागठबंधन की सरकार थी उस सरकार के द्वारा जो जातिगत गणना कराई गई और जातिगत गणना के आधार पर जो आरक्षण बढ़ाया गया, उस आरक्षण को 9वीं अनुसूची में क्यों नहीं शामिल कर रही है। इससे स्पष्ट होता है कि केंद्र की सरकार, मोदी जी की सरकार और नीतीश जी की मंशा स्पष्ट होता है कि वो लोग नहीं चाहते हैं कि जो बढ़े हुए आरक्षण से दलित भाइयों को लाभ मिले, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के भाइयों को लाभ मिले, अति पिछड़ा भाइयों को लाभ मिले। वो नहीं चाहते हैं कि पिछड़ा जो भाई हैं, पिछड़े समाज की जो भाई हैं उनको लाभ मिले। नहीं तो ये आरक्षण लागू हो गया रहता तो जितने भी बहाली अभी बिहार में हो रहे हैं उस बहालियों में अनुसूचित जाति के लोगों को 20% जो है आरक्षण का वो लाभ मिलता। यानी कि जो बढ़ी हुई आरक्षण के आधार पर 100 में 20 लोग अनुसूचित जाति के रहते, 1000 में 200 लोग अनुसूचित जाति के रहते। 2 लाख यदि बहाली होता तो उसमें 20,000 हमारे लोग रहते। तो वो नहीं चाहते हैं कि इस बढ़ी हुई आरक्षण था उसको 9वीं अनुसूची में केंद्र की सरकार नहीं चाहती है शामिल करना। तो स्पष्ट होता है कि ये लोग भाजपा की सरकार, एनडीए की सरकार जो है आरक्षण विरोधी सरकार है। ये भाजपा जो है संविधान विरोधी सरकार है, एनडीए जो है आरक्षण विरोधी सरकार है। आपका कहना है कि बीजेपी आरक्षण विरोधी है और देश के सबसे सर्वोच्च पद पे अभी जो है, जो हमारी राष्ट्रपति है महामहिम, वो एक अनुसूचित जनजाति से ही आती उसको है। सम्मान देने का काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री से आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री से सर्वोच्च पद होता है महामहिम राष्ट्रपति का। तो आप देख रहे होंगे कि 2 चीज को आप देखिएगा, वो तो सिर्फ राष्ट्रपति इसलिए बना है ताकि हमारी वोट उनको मिल सके। और जब यहाँ नया जो है ये जो है आपका लोकसभा का जो बिल्डिंग बना, उस बिल्डिंग का उद्घाटन भी उनसे नहीं कराया गया। एक आप फोटो देखे होंगे कि राष्ट्रपति खड़े हैं और प्रधानमंत्री कुर्सी पर बैठे हैं। तो ये आप जो है राष्ट्रपति दलित महिला है इसलिए उसको सम्मान आप नहीं दे रहे हैं। कुर्सी दे देना उसके बाद उस कुर्सी के मुताबिक, उस पद के मुताबिक सम्मान देना, ये भाजपा वाले, ये सामंती लोग हैं। ये समान कुर्सी दे रहे हैं अपने फायदे के लिए, लेकिन उस कुर्सी के मुताबिक, उस पद के मुताबिक सम्मान देना नहीं जानते हैं। तो ये भाजपा वाले लोग जो है ना, ये भाजपा वाले लोग सामंती विचारधारा के लोग हैं और सामंती विचारधारा के लोग जो है आरक्षण को खत्म करना चाहते हैं और हमारी संविधान को खत्म कर देना चाहते हैं। और ये 2 दिन पहले तेजस्वी जी का एक कमेंट आया था प्रिंट मीडिया में कि बीजेपी और एनडीए जमाई गैंग चला रहा।
जमाई गैंग मतलब सब अपने-अपने जो भी उनके जमाई है उनको राजनीति में लेके आ रहा है। जैसे एक सायन कुणाल जी है, किशोर कुणाल जी के बेटा, उनका चर्चा हुआ। एक मृणाल किशोर है, उनका चर्चा हुआ। ऐसे करके मांझी जी के घर से चर्चा हुआ। अपने पासवान जी है, चिराग पासवान, उनके घर से चर्चा हुआ। तो इस पे आप क्या मानते हैं? तेजस्वी जी के घर में भी तो सारे लोग राजनीति में हैं। देखिए सबसे ज़्यादा ये अभी अफ़सरशाही राज है। अफ़सरशाही राज में ये सारे अफ़सर के रिलेशन संबंध के लोगों को राजनीति में एंट्री कराया जा रहा है। इसमें ये नहीं देखा जा रहा है कि जो कौन बेहतर कार्य करता है, कौन किस समाज के लिए क्या कर रहे हैं। तो बेहतर समाज के काम करने वालों को बेहतर राजनीतिक पद पर उनको लाना चाहिए। तो अभी तो ठीक ही हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी बाबू बोले हैं कि जो भी है जमाई लोग हैं, तो जमाई लोगों को जमाया जा रहा है इस सरकार के उच्च पदों पर। तो ये जो है लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। लेकिन उनका कहना है कि वो पढ़े लिखे हैं। तेज प्रताप जी को स्वास्थ्य मंत्री बना तो दिया गया, इंटरव्यू लेकिन इंटरव्यू लेकर के क्यों नहीं किए? नहीं लोग पढ़ा लिखा का यही ना है कि इंटरव्यू लेकर के लोग करता है, तब ना पता चलेगा कि उससे ज्यादा किसान का बेटा कोई पढ़ा लिखा है कि नहीं, मजदूर का बेटा कोई पढ़ा लिखा है कि नहीं, हमारे दलित समाज वर्ग के लोग कोई पढ़े लिखे है कि नहीं है। ये इंटरव्यू लेकर के करते तभी ना ये पता चलता कि उनकी साक्षरता क्या है, हमारे किसान भाई की साक्षरता क्या है। उनसे कहीं कम होता तब उनको करते हैं, नहीं तो कोई किसान मजदूर उनका दलित। भी आपके पार्टी के मुखिया जी पे कमेंट था कि लालू यादव अपने बाल बच्चे को सेट कर दिए हैं। एक उप मुख्यमंत्री पद के लिए बनाए दावेदार। दूसरा तेज प्रताप यादव जी है, उनको भी अच्छा स्वास्थ्य मंत्री पद मिला। मीसा भारती जी एमपी है, रोनी आचार्य जी छपरा से खड़ा हुई, और बाकी जो लोग हैं वो लीग में हैं। और अपने तरफ नहीं देखते हैं। अमित शाह का बेटा खेल में है, है, अमित शाह का बेटा, बीसीसीआई के अध्यक्ष है, उसका बाप क्या है अमित चेयरमैन। शाह है? ये सब देखना चाहिए। रामविलास पासवान जी का लड़का, उनके भाई, उनका दामाद है, ये सब लोग कौन है? जीतन राम मांझी का बेटा, जीतन राम मांझी का पतोह, जीतन राम मांझी का समधन, वो सब कौन लोग हैं? तो ये आप एक उंगली उठाते हैं सामने, तो आपके पीछे 3 उंगली अपने आप आ जाता है। ये प्रश्न खुद से क्यों नहीं लोग करते हैं? तो आपको क्या लगता है युवाओं को मिलना चाहिए, मतलब उनको राजनीति में आने का, मतलब एक कहता है ना रास्ता मिलना चाहिए? तो आपके पार्टी इस विचारधारा से अवगत ही है और काफी सारे यंग लोग भी है। देखिए हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी बाबू बहुत सारे युवाओं को मौका देने का काम किए हैं और आगे भी करेंगे। और खुद भी युवा है, उनकी सोच बहुत बेहतरीन सोच है। सबसे बड़ी बात है कि वो जो बोलते हैं उस पर जरूर खरा उतरने का काम करते हैं। लेकिन यही भाजपा वाले कहे कि 2 करोड़ लोगों को प्रतिवर्ष नौकरी मिलेगा, दिए क्या? बोले कि किसानों की आमदनी दुगना किया जाएगा। किसानों को कितना मारने पीटने का, कोई 100 कितना किसान जो है किसान आंदोलन में मर गए। तो ये सरकार जो है, भाजपा की सरकार सिर्फ बोलती है, और हमारे जो आदरणीय तेजस्वी बाबू बोलते हैं और उस पर अमल भी करते हैं। कुछ रैपिड राउंड में आपसे पूछना चाहूंगा जिसका जवाब आप जल्दी में थोड़ा दीजिएगा। एजुकेशन को लेकर क्या समझते हैं आप, और अपने विधानसभा में आप क्या काम कर रहे हैं? एजुकेशन के लिए एजुकेशन के लिए जो सरकार की जो मिशन है, जो योजना है, उस योजनाओं को धरातल पर उतारने का हम लोग काम कर रहे हैं। पहली बार आपको बता दें कि हमारे गरखा विधानसभा क्षेत्र में स्कूलों में बेंच नहीं था, लोग जो है बोरा लेकर के पढ़ने जाते थे। हम इस चीज़ को महसूस किए और मेरा कोशिश ये हुआ कि सभी स्कूलों में बेंच सरकार के तरफ से वो जाए, और जब स्कूल में बेंच मिलेंगे तो आराम से बच्चे हमारे भी पढ़ेंगे। और ये देखते हैं कि जब प्राइवेट स्कूलों में बच्चा जब
बेंच पर बैठ करके पढ़ता है, तो मेरे भी स्कूल में होना चाहिए। उस दिशा में हमने अब बेहतर काम किया है। एग्रीकल्चर को लेके क्या सोचते हैं? एग्रीकल्चर के लिए ये सरकार की केंद्र और राज्य की सरकार बहुत ही खराब नीति है, चूँकि समय पर खाद नहीं मिलना, समय पर बीज नहीं मिला। आप ये देख रहे होंगे कि ये जो नहर है, भैंसमारा नहर है, आज हमको लगता है कि 20 साल से उस नहर में पानी नहीं आ रहा है। ये सरकार का फेलियर नीति है और उस नीति के वजह से किसानों को नुकसान हुआ है। हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं कि उस नहर में पानी आए, ताकि लोगों को सिंचाई करने में सुविधा होगा। मनरेगा का क्या कैसा काम चल रहा है ग्राउंड जीरो पे? ग्राउंड जीरो पर अफसर उसको लूट रहे हैं। मतलब अफसरशाही चल रहा है। अफसरशाही है, अफसर लूट रहे हैं। मतलब धरातल पर काम बेहतर नहीं है इस सरकार में। अच्छा, मतलब आपका कहना है कि जो भी काम हो रहा है उसमें कटिंग उनको चाहिए होता है। अब वो आप समझ रहे हैं बेहतर। ठीक है। छपरा में अभी तक एयरपोर्ट नहीं बना। आप मतलब छपरा के अंदर, जिला के अंदर के ही विधानसभा से है, तो इस पे कभी सदन में आपने मांग उठाया क्या? ये क्योंकि केन सिवान, गोपालगंज और छपरा के लोग, मतलब छपरा जो सबसे लास्ट में आते हैं, वो सारे लोग आज भी गोरखपुर एयरपोर्ट पे उतरते हैं। देखिए, हम तो बिहार विधानसभा के सदस्य हैं। ये जो लोकसभा के सदस्य हो और केंद्र सरकार की योजनाएं, ये उड्डयन विभाग का है। वो यहाँ के जो सांसद हैं, उनको इस चीज के लिए उठाना चाहिए कि मेरे संसदीय क्षेत्र में हवाई अड्डा अड्डा नहीं बना हुआ है, और इस विभाग के वो मंत्री भी रह चुके हैं। तो इस चीज के लिए उनको प्रयास करना चाहिए, और अभी तक इसके नहीं बना, तो कहीं ना कहीं यहाँ के सांसद को हम दोषी मानते हैं। और भगवान को आप मानते हैं? हैं? भगवान को आप मानते हैं? हम प्राकृतिक को मानते हैं, प्राकृतिक ही भगवान का रूप है। मतलब आपका कहना है प्रकृति ही भगवान का रूप, हाँ, भगवान ऐसा कुछ है नहीं? हाँ, प्राकृतिक हवा, पानी, ये सब चीज़ है। हम लोग प्राकृतिक पर विश्वास करते हैं। इसीलिए आप देख रहे हैं कि मेरे घर के आंगन में पेड़-पौधा चारों तरफ लगा हुआ है। हैं? हम लोग प्राकृतिक पर पूरा विश्वास करते हैं, और उनका प्राकृतिक का जो नियम है, उसको अनुपालन करने का हम लोग काम करते हैं। और प्राकृतिक ही भगवान है, और भगवान ही प्राकृतिक है। और कुछ दिन पहले, पिछले इलेक्शन का बात है कि एक मुद्दा आया था कि गमछा को लेकर एक मुद्दा उठा था कि हरा गमछा लेके गुंडा लोग घूमते हैं। जो भी आरजेडी के गुंडा है, या तो वो सर में अपने हरा गमछा बांध के या इलेक्शन के टाइम गले में लेके घूमते हैं। वो आइडेंटिटी देता है कि वो आरजेडी से है, जिस पे तेजस्वी यादव को आके बोलना पड़ा कि ये जो हरा गमछा है उसका जो यूज है उसको गलत तरीके से ना किया जाए। तो आपको क्या लगता है कि गमछा के कलर से लोगों का आइडेंटिटी डिसाइड होता है? नहीं, हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी बाबू यही बोले हैं कि गमछा के जगह पर टोपी, गांधी टोपी, जो नेहरू टोपी, जो टोपी है, वो टोपी कार्यकर्ता लगा करके चले, तो बेहतर होगा। नहीं, वो वो बात ठीक है, लेकिन कहा जाता है कि आरजेडी जो है मुसलमानों के वोट के लिए ऐसा करते हैं। हम्म, मुसलमानों के वोट के लिए वो गले में गमछा, सर पे टोपी लेके जाते हैं। जो देश जहाँ पे 85% हिंदुत्व है, हिंदू लोग हैं, हम्म, और ऐसा नहीं है कि आने वाले समय में आरजेडी से तेज प्रताप या तेजस्वी यादव इंडिया को रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। अगर उनको मौका मिलेगा तो सांसद भी जाएंगे, वहां मंत्री भी बनेंगे, हो सके तो प्रधानमंत्री भी बन सकते हैं। हम्म। तो क्या ये विचारधारा वहां तक जाएगा? आज जो बिहार में है वो बिहार से निकल के पूरे इंडिया तक जाएगा? नहीं, देखिए, जो है हम लोग जो है ना, हिंदू मुस्लिम सबके लिए हम लोग, हमारे जो नेता आदरणीय तेजस्वी बाबू हैं, वो संविधान में जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था के तहत वो काम करते हैं। संविधान में कहीं व्यवस्था ये नहीं है कि संविधान में सभी नागरिक जो हैं एक समान हैं, और सभी नागरिकों के मूलभूत जो व्यवस्था जो होना चाहिए, उस पर वो काम करते हैं। अगर संविधान में सब लोग एक बराबर है तो फिर सामंतवादी विचार, और दूसरा जो है आप कह रहे थे कि संविधान लोगों को दबाया जा संविधान रहा है, हाँ, तो लोग अगर, जैसे अगड़ा पिछड़ा जो भी है, ये ब्रिटिश सरकार बनाया। ब्रिटिश सरकार जब आए, हमारा इतिहास यही कहता है, जहां तक मैंने पढ़ाई किया या देखा है, कि ये जो इंडिया में जो जातिवाद आया वो ब्रिटिश सरकार बनाया। क्योंकि जात और धर्म तभी बनता है जब लोगों में फूट डालना होता है। कहते हैं, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का एक कहना है कि कोई भी इंसान हो जिसके अंदर लाल रंग का खून हो और वो शिक्षा ग्रहण कर लेता है। जैसे अभी हमने आप हम दोनों ने बात किया महामहिम अपने राष्ट्रपति जी के बारे में।
कि अगर उनके अंदर शिक्षा था, वो क्वालिटी था, तो आज वो देश के सर्वोच्च पद पे है। जात कोई भी हो, धर्म कोई भी हो, पद का मतलब इज्जत होता है, पद का सम्मान होता है। और मेरा यही कहना है कि जहां तक बात आता है आरजेडी को बिहार में लेके, लोग आरजेडी को लेके इतना डरते क्यों हैं? आरजेडी को लेकर के कोई डरता है? आरजेडी के जो विचार है लोगों के दिल में बसता है। लोग जो आरजेडी का जो विचार है, आरजेडी का विचार है कि समता मूलक समाज मिले, बने। समान समान अधिकार समानता, मिले। हाँ, समानता का अधिकार के लिए हमारी आरजेडी का मिशन है। और मिशन है, हमारी विचार है, जो हमारा संविधान कह रहा है उस संविधान को सरजमी पर उतारे। इसी विचार को लेकर के आरजेडी चलती है। और आप इस बात को समझ लीजिए कि हम लोग, हमारी दल जो है हमेशा से ही गरीबों की बात करती है, गरीबों के उत्थान के लिए। जो पिछड़े वर्ग जो लोग हैं, जिनको बोलने का अधिकार नहीं, ऐसा आप इस बात को समझ लीजिए कि 1990 से पहले क्या स्थिति था। स्थिति ये था कि हम लोग खटिया पर बैठे हुए हैं और मालिक आकर के, मालिक आ जाए, उस रास्ता से गुजर जाए, तो आपको अपने खटिया से उठ जाना होता है। आप नहीं उठते हैं तो मालिक के लोग बुला करके अब बांध करके मारता था कि फलनवा का बेटा का मन बढ़ गया है। तो ऐसी स्थिति था। जब आप काम करते थे, काम करने के बाद जब उचित मजदूरी मांगने जाते थे, तब क्या होता था कि उसको मजदूरी भी नहीं दिया जाता था और बांध के मारता था लोग। आज आप देखिएगा कि दलित बस्ती में आज भी रास्ता नहीं है। देखिएगा कि जहां जहां दलित बस्ती है तो उसको रास्ता नहीं है। और रास्ता के लिए थोड़ा सा प्रयास कीजिएगा तो लोग जो जिनका आगे जमीन रहता है वो मारता है। और आज भी खेत में काम करने के लिए कह दे मालिक, और मालिक या जिनका जमीन है और काम करने नहीं जाते हैं, तो वैसी स्थिति में वो क्या करेगा कि रास्ता को लोग रोक देता है। तो हमारी पार्टी, हमारे पार्टी के जो नेता आदरणीय तेजस्वी बाबू, आदरणीय लालू जी हैं, वो यही समाज को उनके विचारधारा है कि समाज को, सबको रोटी कपड़ा मकान मिले, सबको रास्ता मिले, सबको सम्मान मिले। इसी मिशन पर हमारा दल, हमारा दल का विचार है और उसी विचार पर सब लोग काम करते हैं। चलिए, मेरा शुभकामना रहेगा कि आपका दल इस बार इलेक्शन में अच्छा कर पाए और उन सारे सामंतवादी सोच को हटा पाए। जैसे जैसे जो आपका मुद्दा था कि अभी तो जैसे आपका कहना था कि पहले लोग खेत में काम करा के पैसा नहीं देते थे, लेकिन अब तो मनरेगा आ गया है, अब तो सुप्रीम पावर है सरकार के अंदर, सरकार देते हैं लोगों को पैसा। अब तो लोगों को मनरेगा में भी सरकार जो है वो मजदूरी करा करके जो सही दर जो होना चाहिए उस दर को लागू नहीं कर पा रहा। इसमें कहीं ना कहीं केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार दोषी है। हम इस आपके चैनल के माध्यम से केंद्र और राज्य की सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि मनरेगा में भी न्यूनतम मजदूरी लागू हो। ठीक है, मेरा एक आखिरी क्वेश्चन रहा, इस इलेक्शन के लिए रहा। ये इलेक्शन विशेष क्वेश्चन है जिसपे पूरे बिहार की जनता का नजर रहेगा, उनका राय रहेगा। आप एक बिहार विधानसभा के सदस्य हैं, इसके मुताबिक मैं पूछना चाहूंगा, क्या इस बार आरजेडी अगड़ा पिछड़े का राजनीति नहीं करेंगे? देखिए, हमारे आदरणीय तेजस्वी बाबू जो है इस बात को बोले हैं, ए टू जेड की पार्टी है। और ए टू जेड में जो भी लोग हैं वो सब जाति के, सभी जाति सभी धर्म के लोग हैं और उस सबको साथ लेकर के चलेंगे। मतलब सबको बराबर का हिस्सेदारी मिलेगा? सबको साथ लेकर के चलेंगे हैं और इसी मिशन पर वो काम कर रहे हैं और आगे भी काम करेंगे। एक अच्छा काम बताइए, जब आप मंत्री थे तो किए। हाँ, एक काम का कई काम। नहीं, एक ऐसा काम बताइए जो ग्राउंड जीरो पे हम अपने लोगों को अपने चैनल के माध्यम से कह पाए। क्योंकि देखिए, सरकार का बजट, मैनिफेस्टो और बाकी चीज, जिन मैं अभी तक बहुत सारे विधायकों के पास गया हूँ, सबका कहना यही है, वो अपना राग कहते हैं, वो अपना राग कहते हैं। ग्राउंड जीरो पे जाके जब मैं देखता हूँ तो वो लोग अपना राग बोलते हैं। अब समझ में नहीं आता है कि पैसा जो बजट में आता है वो सरकार कोई भी हो कहाँ जाता है।
और शायद ये पता भी ना चले लोगों को। एक काम नहीं, आपको हम जब थे वो कई काम हम आपको गिनवा देते हैं। टाइम होगा तो आप लीजिएगा, नहीं तो अपना नहीं नहीं, आप चैनल जरूर का जरूर सब्सक्रिप्शन जरूर उठाइएगा, जाइएगा। जरूर बताइए। देखिए, सबसे पहले गरखा में हमने ITI देने का काम किए, और दूसरा चीज कि जो मजदूर जो लोग थे, हमने एक विभाग के तरफ से ये एक चलाया था, मिशन चलाया था, अभियान चलाया था कि श्रम विभाग श्रमिकों के द्वार। अब हमारे विभाग के लोग जो है ना, श्रमिकों के घर जाकर के जो मजदूरी करने वाले लोग हैं उनको रजिस्ट्रेशन करने का काम करेंगे। दूसरा चीज हमने ये जब बने मंत्री बने तो ITI को इंटर समकक्ष बनाने का काम किए, क्योंकि ITI लोग करते थे, फिर उसके बाद में इंटर अलग से करते थे। लेकिन हमको महसूस हुआ कि ITI गरीब कमजोर वर्ग के लोग करते हैं, उसमें दलित अति पिछड़ा वर्ग के लोग सबसे ज्यादा है। तो हमने कहा कि 2 साल उनकी जो समय है पढ़ाई का बचेगा, तो उसको उस लिहाज से हमने ITI को इंटर समकक्ष बनाने का काम किए। उसके बाद में हमने प्रवासी मजदूर दुर्घटना योजना के तहत जो बिहार से बाहर हमारे श्रमिक भाई जो काम करने जाते हैं, उसके लिए हमने प्रवासी मजदूर दुर्घटना योजना के तहत 2 लाख रुपया हमने करने का काम किए। पहले 1 लाख था, उस राशि को बढ़ा करके हमने 2 लाख आप करने अपने फंड से किए कि सरकार, मतलब ये सरकार का मैनिफेस्टो है, मतलब जो अपना फंड का क्या मतलब हुआ? नहीं, जैसे मैंने अपना फंड कुछ लोग होते हैं ना कि कहीं भी एक्सीडेंट हुआ तो वो अपने फंड से देते हैं। हर विधायक का अपना एक मत फंड होता है, एक हर सांसद का होता है, अपने एरिया के लिए मिलता है। उतना भी आपको ज्ञान नहीं है। अच्छा। वो विधायक का फंड नहीं होता है, मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना का फंड होता है। अपना फंड का क्या मतलब हुआ? बिहार के लिए, बिहार की आपको तो ये करने भी नहीं आता है, स्टेटमेंट भी लेने नहीं आता है। हम बिहार के मंत्री होने के नाते हम बिहार की बात कर रहे हैं कि जब हम मंत्री थे तो प्रवासी मजदूरों के लिए, इसका मतलब आप सीधे सीधी भाजपा माइंडेड हैं, आपको समझ में नहीं आता है। नहीं नहीं, आप नहीं अपना फंड क्या होता है? हम जैसे तो एक किसान मजदूर का, आप पहले बात को सुनिए। हर आदमी काम करता है, उसको सैलरी मिलता है ना। अपना फंड क्या होता है? मतलब सैलरी मिलता है सैलरी ना। तो मिलता है, हाँ, मिलता है ना। सैलरी मिलता है। विधायक को सैलरी नहीं मिलता है अरे क्या? मिलता है, वही तो। मिलता है। हाँ, हाँ। अपने सैलरी से पूरे बिहार के, हमको लगता है कि लगभग 25% से ज्यादा लोग बिहार से बाहर जाकर के काम करते हैं। बिहार से बाहर काम करते हैं, रोज सैकड़ों लोग जो है मरते हैं एक्सीडेंट में, प्रवासी मजदूर। कितना लोगों को अपने सैलरी से पेमेंट कीजिएगा? नहीं नहीं, हम तो बिहार विधानसभा के मेंबर नहीं है ना। नहीं, आप और हम लोगों का वोट लेके नहीं आए हैं यहाँ पे। नहीं, आप हमारा काम है आपकी बात नहीं, को इंटरव्यू लोगों को रखना। इसका मतलब अपना फंड क्या होता है? अपना हम लोग, आपका प्रश्न बिल्कुल गलत है। हम एक मंत्री होने के नाते हमसे मंत्री से प्रश्न पूछ रहे हैं, तो बिहार सरकार के जो मंत्री लोग होते हैं, तो बिहार सरकार में जो योजनाएं बनाते हैं तो क्या अपना फंड से बनाते हैं? नहीं नहीं, तो सरकार बिहार देता है। सरकार की फंड होती है। लेकिन कहीं होता है ना, आप शादी में गए, कहीं गए तो अपने तरफ से देते हैं। एक्सीडेंट हुआ, लोग एट ए टाइम अपने से 20-25 हजार रुपया देते हैं। आपका प्रश्न क्या कहीं हुआ? मर गए। आपका प्रश्न क्या हुआ कि आप ऐसा काम बताइए जो आप मंत्री रहते हुए वैसा काम किए हो। तो आपका प्रश्न कहाँ से स्टार्ट हुआ? मंत्री रहते हुए प्रश्न ये हुआ कि आप जब मंत्री थे तब आपने क्या क्या किया। जी जी। तो जब मंत्री जो काम करता है तो वो सरकार के लिए काम करता है। तो जब हम सरकार थे तब उस वक्त हमने प्रवासी मजदूर दुर्घटना योजना में ये बोला कि पहले 1 लाख रुपया था, उस राशि को हमने बढ़ा करके 2 लाख किए। मतलब आपने किया, वही मेरा सवाल था, आप समझ नहीं पा रहा। आप एक विधायक थे, विधायक से मंत्री बने, ठीक है, कोई भी मंत्री है। बुड़बक आदमी, प्रश्न नहीं करने आइएगा तो क्या